Brought to you by MDH Masale. MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। क्या 26 अगस्त 2026 को नेपाल में कुदरत ने तबाही का सिर्फ ट्रेलर दिखाया था? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक और ऐसी तबाही आने की आशंका है। नेपाल और चीन ने इसके लिए अलर्ट जारी किया। कहा जा रहा है कि पहाड़ पर बनी एक झील में लगातार पानी जमा हो रहा है, जो किसी भी वक्त ओवरफ्लो हो सकता है। और जब ऐसा होगा तो 26 अगस्त से ज्यादा भयानक तबाही हो सकती है। कोई कंधे पर बैग उठाए, कोई स्कूटी पर सामान लाए, कोई पैदल ही भाग रहा है। चारों तरफ हाहाकार है, जान जहान दोनों खतरे में है। कुदरत ने नेपाल में जीवन पर ग्रहण लगा दिया है। मौत के मातम के बीच एक और आने वाली तबाही से लोग डरे हुए हैं। नेपाल पुलिस लगातार चेतावनी जारी कर रही है, इलाका छोड़ दो। नेपाल में फिर से खतरे की चेतावनी है। चीन की तरफ से भारी बाढ़ का पानी आने की आशंका है। लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। जी न्यूज के कैमरे में जो वीडियो कैद हुआ है वो आने वाले महाविनाश का संकेत दे रहा है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट आया है और प्रशासन कह रही है फिर से कि किस तरीके से लोग डरे हुए हैं। और लोग फिर से देखिए सामने से वो भीड़ आ रही है। ये जो रास्ता था, ये त्रिशूल बाजार को जाता था और लोग भाग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पीछे से फिर से सैलाब पानी का आ रहा है। लोग भाग रहे हैं और प्रशासन देखिए, फायर ब्रिगेड की यहाँ से गाड़ी निकली है और लोग बाग सब अपने अपने दुकान बंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। क्या 48 घंटे बाद नेपाल में महाप्रलय पार्ट 2 आने वाला है? 26 अगस्त को नेपाल में तबाही का जो मंजर दिखा, क्या वो सिर्फ ट्रेलर था? क्योंकि अब उससे भी बड़ा खतरा दस्तक देता दिख रहा है। जहां से तबाही आई थी उसी रास्ते में एक और बड़ी आर्टिफिशियल झील बन गई है, जो अगले कुछ घंटे में कभी भी फट सकती है। तिब्बत से आई नदियों के संगम के पास लैंडस्लाइड के बाद एक नई झील बन गई है। इस झील में जमा पानी लगातार बढ़ रहा है। इस झील का विशाल आकार झील टूटने पर उसे भयंकर विनाश की गारंटी दे रहा है। झील का एरिया 1,10,000 स्क्वायर मीटर है। आर्टिफिशियल झील में 200 करोड़ लीटर पानी जमा है। 48 घंटे में 300 करोड़ लीटर और पानी आ सकता है। आर्टिफिशियल झील टूटी तो फिर तबाही आ सकती है। यानी करीब 200 करोड़ लीटर पानी अभी भी इस झील में जमा है और अगले 48 घंटे में करीब 300 करोड़ लीटर पानी और आने की आशंका है। यानी कुल मिलाकर 500 करोड़ लीटर पानी, जिसके बाद ये झील टूटती है तो उससे मचने वाली तबाही का अंदाजा आप लगा सकते हैं। झील का प्राकृतिक बांध कमजोर पड़ा तो उसमें जमा पानी अचानक नीचे की तरफ आएगा और तब पहले से तबाह नेपाल में एक और जल प्रलय का खतरा होगा। तिब्बत से रसुआ गढ़ी और भोटे काशी के जरिए एक बार फिर नेपाल पर सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। डर की वजह यह भी है कि रसुआ गढ़ी बॉर्डर से करीब 18 किलोमीटर ऊपर नदी का बहाव प्रभावित हुआ है। छोछन खोला और पुरेपू सांगो नदियों के संगम के पास बनी इस झील पर चीन लगातार नजर रख रहा है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने खतरे को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी है। बाढ़ के संभावित रास्तों का अनुमान लगाने के लिए कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि अगर झील का प्राकृतिक बांध टूटा तो नीचे के इलाकों को समय रहते अलर्ट किया जा सके। मुश्किल यह है कि पहाड़ी इलाका, लगातार बारिश और लैंडस्लाइड ने हालात चुनौतीपूर्ण बना दिए हैं। इस बीच आज चीन में फिर से आए भूकंप के बाद नेपाल में हड़कंप मचा हुआ है। निचले इलाके में अभी से अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। शासन जिस तरीके से कह रही है कि दोबारा से फिर से एक बड़ा प्रलय आ सकता है। चाइना सरकार ने भी इस बात को लेकर के चीन की सरकार ने कहा है कि आप लोग अलर्ट रहिए।
अभी घर के लोग सब हैं? सब हम लोग अभी ऐसा है। अच्छा, ये सब लोग क्या है? ये सब लोग जो थे कितने लोग थे? हम बोल रहा हूँ ना, इधर का आदमी गिनती नहीं है। अभी कोई संपर्क नहीं है इसमें। संपर्क बचा होगा 2-4 आदमी, पता नहीं आप कौन बचा है, कौन का किसी का फोन नहीं है। फोन किसी का नहीं लग रहा है इधर। किसी का फोन नहीं लग रहा है इधर। नेपाल सरकार भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों के उफान पर लगातार नजर रख रही है। इन नदियों के किनारे तैनात सुरक्षा बलों और राहत बचाव टीमों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। चीन ने झील के फटने की आशंका को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया है। मतलब नीचे हालात कंट्रोल में है, लेकिन ऊपर पहाड़ से खतरा आने की आशंका बनी हुई है। नेपाल से परिवेश वात्सायन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH। नेपाल के लिए अगले 24 घंटे खतरे से खाली नहीं, लेकिन जो झटका नेपाल को 26 अगस्त को लगा, उसी के शौक से अभी तक लोग निकल नहीं पाए। जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर त्रिशूली बाजार इलाके में पहुंची, जहां चश्मदीदों ने बताया कि कैसे मौत उनको छू करके निकल गई। पूरा चाइना को ड्याम फुटेर आ रहेछ। ग्राउंड जीरो पे सबसे पहले जी मीडिया पहुंचेगा और आपको वो सारी तस्वीर दिखाएगा। वो महाविनाश की, महाजल प्रलय की वो सारी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जी मीडिया के कैमरे से दिखाएंगे कि हम ऊपर से पहाड़ से आपको दिखा रहे हैं। ये नदी का पाट कितना चौड़ा हो गया आप देखिए। घर, सारे घर जो है बिल्कुल जो मलबा आया उस मलबे में सारा घर डूब गया है। ये देखिए यहाँ नीचे ये जो तस्वीर दिख रही है ये घर है, ये सारे ये घर है और घर के छत से भी कई ज्यादा ऊपर ये मलबा है बना हुआ। इधर का आदमी गिनती नहीं है। अभी कोई संपर्क नहीं है इसमें। संपर्क बचा होगा 2-4 आदमी। फोन किसी का नहीं लग रहा है इधर। किसी का फोन नहीं लग रहा है इधर। ऊंची पहाड़ी, दुर्गम इलाका, फिसलन, पहले गियर पर चलती मोटरसाइकिल ये बताने के लिए काफी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। कैसा रास्ता है आप देख सकते हैं। इतने दुर्गम इलाकों में कैसे यहाँ लोग रहते हैं, और क्योंकि बिल्कुल संकरा इलाका है और बरसात में तो जब इस पर कीचड़ हो जाती है तो ये और भी ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। 5-6 मंजिला मकानों के कई फीट ऊपर तक मलबा दिखाई दिया। नीचे त्रिशूली नदी बहती नजर आई और बीच में वो मकान जो 26 अगस्त की सुबह उस त्रासदी का शिकार हुए, जो न जाने कितनी जिंदगियों को अपने तेज बहाव में बहाती ले गई। जी मीडिया की टीम ने टॉप व्यू से अपने कैमरे में उन जगह को स्पॉट किया जहां से 40 फीट नीचे पानी ने गिरकर पूरे त्रिशूल बाजार को तबाह कर दिया। अब हम लोग ऊपर हैं, यहां से समझने की कोशिश कीजिए। ये पानी वहां से आया, ये पानी वहां से आया। देखिए कितना फीट है, मैं समझ रहा हूं तकरीबन 40 फीट, 40 से 50 फीट ऊपर है पानी। और वो पानी का प्रेशर इधर से जो नदी आ रही है, गेरखू नदी की तरफ इन किया। ये दोनों पानी मिल करके, और क्योंकि दो नदियों का यहाँ पे संगम हो गया तो पानी का प्रेशर जो है और ज़्यादा बढ़ गया। आप देखिए ये मजबूत 4 पिलर वाला बिजली का खंभा है, ये गिर गया। जब जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो दृश्य अपनी आंखों से देखा, उसका अंदाजा शायद कैमरे की आंखों से पूरी दुनिया कभी लगा भी नहीं सकती। न मंदिर बचा, न मकान, न स्कूल और न कॉलेज। ये वही जगह है जहां बिफोर और आफ्टर करके जो तस्वीरें चलाई गई थी, जो जी मीडिया पर आपने देखा था कि बाजार पहले किस कदर होता था। ये बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ का पूरा बाजार का वो इलाका है।
जो सामने देखा है ये दिख रहा है आपको थोड़ा मट्टी का ऊपर ये जो स्कूल था वो बच्चे लोग पढ़ने वाला स्कूल था उधर, वो कॉलेज भी था उधर। ये सामने इधर मंदिर था, बड़ा मंदिर था। वो सामने राम मंदिर है जिसका वो छत थोड़ा सा दिख रहा है। आप सोचिए वो सब के सब, और ये पूरा का पूरा ये जो दोनों तरफ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दोनों तरफ किनारे पूरी चौड़ी सी बाजार थी और लोगों का घर था। उस बाजार में ऊपर लोग रहते थे। जिन लोगों ने उस त्रासदी को अपनी आंखों से देखा वो उस मंजर को भूल नहीं पा रहे हैं। जल प्रलय के उस भयावह रूप को बताने के लिए उनके पास शब्दों की घोर कमी पड़ गई है। इतना यहाँ से ऊपर ऊपर आया पानी, जैसा वो सुनामी आया था ना, सुनामी के जैसा वो लहर कैसा आता, वो इंग्लिश फिल्म में हम देखता था ऐसा, उससे भी डबल ट्रिपल ऐसा पानी आया। एकदम उछल के आया, जैसे समुद्र नहीं उछलता है वैसा आया। यहाँ पे मेरा दुकान है, वो देख रहे हैं डंडी सीमेंटी रोड देख रहे हैं, रोड वाला ये मेरा दुकान था, कपड़ा दुकान, वो भी बर्बाद हो गया। इतना लाश नीचे है, कहाँ है, कैसे, मतलब इसके नीचे लाश भरे पड़े होंगे। बहुत आप ये देख रहे हैं, इधर दिखाइए कैमरा, ये गाची देख रहे हैं ना, गाची उतना ऊपर पानी था। इस दलदली जमीन के नीचे कितनी लाशें दबी है, कितनी जिंदगियां अभी भी संघर्ष कर रही हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो मंजर दिखाई दे रहा है वो रूह कपाने वाला है। इधर से 100 मीटर से ऊपर से आ रहा है, वो खबर दे रहा है। अच्छा। यहाँ से भी वैकेट करो बोल रहा है। अच्छा, मतलब सारे नदी के किनारे का सारा इलाका वैकेट कराया जा रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, और पानी का हाइट 100 मीटर से भी ज्यादा बोल रहे हैं। नेपाली सेना का हवाई सर्वेक्षण लगातार जारी है। त्रिशूली बाजार के आसपास के इलाकों को खाली करने के निर्देश नेपाली प्रशासन की तरफ से दे दिए गए। नदी किनारे हाई अलर्ट है। कहा जा रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में लोगों की निचले इलाके में शिफ्टिंग कराई जा रही है। सब कुछ खाली हो चुका है यहाँ से सबको शिफ्ट करा दिया गया है। उसी ठाउँ में जाओ, ऊपर जाओ ऐसा बोल रहा है। अभी हामी नुवाकोट का विदुर में है। ये विदुर में अभी सब लोग अभी थोड़ा हाइट में जा रहा है, तो रिक्स ले नहीं सकते, इसलिए हम सब लोग अभी रोड से ऊपर जा रहा है। जो मलबे में दब गए उनकी तलाश जारी है और जिन पर पानी वाली खतरे की मौत मंडरा रही है उन्हें पहले ही सुरक्षित इलाकों में बसाया जा रहा है, ताकि एक बार जो अनहोनी हो गई वो फिर किसी के साथ न हो। परिवेश वात्सायन, जी मीडिया, नेपाल। ये आपने देखा होगा कि जब भी कोई मौलाना, कोई मौलवी या कोई मुफ्ती मुसलमानों की भीड़ देखता है तो उसके अंदर का मजहबी गुबार जुबान पर आ जाता है। वो चीख कर गला फाड़ करके तकरीरें करता है और इन्हीं तकरीरों के जरिए डराने धमकाने की कोशिशें करता है। ऐसी कोशिश उत्तराखंड के रुद्रपुर इलाके में की गई जब एक मुफ्ती ने 12 वफात के जुलूस में सीएम धामी को धमकी दी। रुद्रपुर के त्रिशूल चौक से सीएम धामी को धमकी देने वाले इस मुफ्ती का नाम मुजीब है, जो सिर्फ इस बात से बिलबिलाया हुआ है कि धामी सरकार में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर के जरिए मदरसों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। बस यही बात मुफ्ती मुजीब को नस्तर की तरह चुभने लगी और जैसे ही उसे मौका मिला उसके सामने मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मुफ्ती मुजीब अपना आपा खोकर जहरीली जुबान से आग उगलने लगा। 12 वफात के जुलूस में मुफ्ती मुजीब ने सिर्फ भड़काऊ बयान ही नहीं दिया बल्कि अपनी तकरीर में जंग बदर का भी जिक्र किया। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद मदरसों के नाम पर जंग बदर करने वाला मुफ्ती अब दर बदर भटक रहा है। उत्तराखंड में बिल्कुल चलने वाला नहीं है। वो तो जहाँ भी होंगे जिन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है उनको प्रशासन ढूंढने का काम करेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर करेगा ही करेगा। मतलब यह कि सीएम धामी को भड़काऊ मुफ्ती का चैलेंज कबूल है। तभी तो सीएम के निर्देश के बाद धमकीबाज मुफ्ती मुजीब पर केस दर्ज कर लिया गया और अब धामी फोर्स मुफ्ती पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। 12 वफात के जुलूस के दौरान त्रिशूल चौक पर एक मुफ्ती द्वारा अनर्गल बयान दिए गए, साथ में सामाजिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की गई। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन तुरंत इसमें संज्ञान लिया गया और इसमें इन मुफ्ती के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिस हिसाब से इसमें तथ्य आएंगे उस हिसाब से इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बीते साल दिसंबर महीने में उधम सिंह नगर के रुद्रपुर इलाके में ईदगाह के पास 8 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था और नजूल भूमि पर अतिक्रमण करके मदरसा बनाया गया था। लिहाजा प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए मदरसे को ध्वस्त कर दिया और कब्जा मुक्त की गई जमीन नगर निगम को सौंप दी गई।
धामी सरकार ने 8 एकड़ सरकारी जमीन पर इंटर कॉलेज और पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घरों का निर्माण करने का ऐलान किया। सीएम धामी के इसी एक्शन से मुफ्ती मुजीब गुस्से में था और ये गुस्सा बुलडोजर एक्शन के 8 महीने बाद उसकी जुबान से बाहर निकला। त्रिशूल चौक पर कुछ कठमुल्ले ये धमकाते हैं कि मुसलमान क्या हाल करेंगे अगर मदरसे बंद कर दिए गए। तो ये जितने अवैध मदरसे हैं जिनमें आतंकवादी और दंगाई पैदा होते हैं वह बंद ही नहीं होंगे, नेस्तनाबूद होंगे। ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। मदरसे की 8 एकड़ जमीन तो छोड़ो, 1 इंच जमीन किसी को नहीं दी जाएगी और किसी को भी रुद्रपुर के अंदर क्या पूरे देवभूमि के अंदर अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा नहीं किया जाएगा, करने दिया जाएगा। और ये उलेमा ठीक से नहीं सुधरे और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम इनका जारी रहा तो धामी सरकार इनका नट बोल्ट टाइट करना भी जानती है। मुफ्ती मुजीब का नट बोल्ट तो हर हाल में कसा जाएगा, क्योंकि धामी सरकार में तो बुलडोजर चलेगा ही, जो अवैध होगा वो टूटेगा ही। और जिसने भी सरकार की कार्रवाई का विरोध किया, मुसलमानों को भड़काने की साजिश की, तो फिर उसका अंजाम भी धाकड़ धामी ही तय करेंगे। उधम सिंह नगर से विजय आहूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुनीर के ऑपरेशन सिम कार्ड के नेटवर्क की सारी तारें हिलाकर रख दी। एक ऐसे युवा दंपति को गिरफ्तार किया जो बीते 2 सालों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए हिंदुस्तान की जासूसी कर रहा था। संवेदनशील जानकारियां भारतीय सिम कार्ड के जरिए पाकिस्तान पहुंचा रहा था। अपने चेहरों को कपड़े से ढके इन दोनों पति पत्नी को मासूम समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये दोनों दुश्मन के वो जासूस हैं जो रह हिंद की धरती पर रहे थे, खा पी ओढ़ सब भारत में रहे थे, लेकिन काम दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर के लिए कर रहे थे। इस शख्स का नाम है मोहम्मद साहिल, उम्र 24 साल। इसके साथ दिख रही ये महिला इसी की पत्नी है, नाम है समीरा, उम्र 21 साल। ये दोनों पति पत्नी मुनीर के ऑपरेशन सिम कार्ड का वो मोहरा है जो पाकिस्तान तक हिंदुस्तान की छोटी छोटी जानकारियां पहुंचा रहे थे। इसी मामूली से मकान में रहकर ये अपने ही देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे, लेकिन ये कुछ बड़ा कर पाते उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। उसी नेटवर्क का ये दंपत्ति हिस्सा बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल की 2024 में इंस्टा के जरिए एक पाकिस्तानी एजेंट से पहचान हुई थी। इस दौरान उसकी दोस्त समीरा से उसकी शादी हो गई। जांच में पता चला कि अपने ऑपरेशन को अगले लेवल तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी एजेंट ने दोनों को एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी से मिलवाया। धीरे धीरे दोनों को नेटवर्क में शामिल किया गया, आर्थिक फायदे का लालच दिया गया। इसके बाद उन्हें दिल्ली में नेटवर्क को मदद पहुंचाने और दूसरे लोगों को जासूसी गतिविधियों के लिए तैयार करने का काम सौंपा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिसार से ज्योति मल्होत्रा और कई ऐसे यूट्यूबर और लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो कि पाकिस्तानी ISI के एजेंटों के संपर्क में थे और उन्हें संवेदनशील जानकारी भेज रहे थे, जिसके बाद अब ये ऑपरेशन सिम कार्ड पार्ट 2 स्टार्ट किया गया है, जिसमें देश भर की सुरक्षा एजेंसियां ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रही हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों से जुड़ते हैं। दोनों के देश विरोधी मंसूबों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस ने खुलासा किया कि साल 2024 और 2025 के दौरान दोनों ने कथित तौर पर 8 भारतीय सिम कार्ड दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजे, जिसके बदले उन्हें करीब 30,000 रुपए पाकिस्तान से मिले। पुलिस का दावा है कि इन भारतीय नंबरों पर पाकिस्तान में व्हाट्सएप अकाउंट चलाए गए। इनके जरिए भारतीय व्हाट्सएप ग्रुप में प्रवेश कर संवेदनशील जानकारियां जुटाने की कोशिश की गई। सिम कार्ड्स यहाँ से दुबई भेजा गया था, दुबई से फिर वो आगे पाकिस्तान पहुँचा था। पाकिस्तान से ये नंबर एक्टिवेट हुआ है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, और उस नंबर से जो व्हाट्सएप अकाउंट्स एक्टिवेट हुए थे
उसके ज़रिए काफ़ी इंडियंस और डिफेंस पर्सनल को कांटेक्ट किए गए थे। साहिल का काम केवल सिम कार्ड खरीदकर पाकिस्तान तक पहुंचाने का ही नहीं था, बल्कि उसे देश के अलग अलग इलाकों में मौजूद कंटोनमेंट क्षेत्रों की रेकी के लिए लोगों को तैयार करने और भर्ती करने का भी टास्क सौंपा गया था। लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की सतर्कता के कारण मुनीर का ऑपरेशन सिम कार्ड फेल हो गया। स्पेशल सेल ने साहिल और समीरा को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों के फोन की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। अब तक की जांच में पुलिस को पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के साथ इस दंपत्ति की आपत्तिजनक चैट और बातचीत मिली है। इन बातचीत के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इनका गिरोह देश के दूसरे हिस्से में भी तो नहीं फैला था। क्या इनके और भी साथी भारत में ऑपरेट कर रहे हैं? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। एसएल ग्रुप के खिलाफ 22,000 करोड़ रुपए के लोन और 99.97% नुकसान का जो नैरेटिव चलाया गया, उस पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सवाल खड़े किए। डॉक्टर चंद्रा के मुताबिक एनसीएलटी के मामले को गलत तरीके से पेश करके फेक न्यूज फैलाई गई और उनका दावा है कि ग्रुप पर बकाया करीब 45,000 करोड़ में से 43,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अधूरी जानकारी के आधार पर एसएल ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश की गई? रेपुटेशन है, उसको जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं वो इतनी आसानी से बिगड़ेगी। दावा हुआ कि बैंकों ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा के एसएल ग्रुप की कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का लोन दिया। फिर ये नैरेटिव बनाया गया कि 22,000 करोड़ के कर्ज का निपटारा एनसीएलटी ने महज 6.5 करोड़ रुपए में कर दिया। इसी के आधार पर बैंकों को 99.97% नुकसान होने की बात कही गई। लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एसएल ग्रुप के खिलाफ चलाई जा रही फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा को सबके सामने बेनकाब कर दिया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि उनके ग्रुप के खिलाफ भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक एनसीएलटी के फैसले को समझे बिना कई मीडिया संस्थानों ने गलत नैरेटिव चलाया और कांग्रेस सांसदों ने भी बिना फैक्ट चेक किए उसी बात को आगे बढ़ाया। मेरी जो रेपुटेशन है, उसको जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं वो इतनी आसानी से बिगड़ेगी, क्योंकि सच्चाई दोस्तों अल्टीमेटली स्टैंड करती है। भले ही आज के युग में, कलयुग में दुनिया धन के पीछे, धन के बीच में, धन की एक ढेर में सच्चाई को दबा देते हैं, प्रयास करते हैं कि अल्टीमेटली वो सच्चाई छुप नहीं सकती। यानी 22,000 करोड़ रुपए के लोन की बात डॉक्टर चंद्रा के मुताबिक पूरी तरह गलत है। एनसीएलटी के सामने जो मामला था उसमें पर्सनल गारंटी से जुड़े क्लेम की रकम करीब 3,992 करोड़ रुपए थी, जिसमें करीब 620 करोड़ रुपए का क्लेम सेटल हुआ और डॉक्टर चंद्रा की तरफ से 1,063 करोड़ रुपए के सेटलमेंट का ऑफर भी दिया गया है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर एनसीएलटी के फैसले को पढ़े और समझे बिना 22,000 करोड़ के लोन का नैरेटिव कैसे चल गया। उनके मुताबिक नेटवर्क 18 और सीएनबीसी समेत कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत खबर फैलाई गई। इसी पर उन्होंने मुकेश अंबानी को चिट्ठी तक लिखी। कल शाम को मुकेश जी अंबानी को फ़ोन भी किया। उनको पता नहीं फ़ोन मेरा मिला नहीं मिला, मिलता है अक्सर, उनका फ़ोन भी आ जाता है, अभी फ़ोन नहीं आया। सुबह मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी है, उन तक पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची होगी तो पहुंचेगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे आपकी और जनता की अदालत में अपना विषय रख देना चाहिए। उसके बाद जो होगा वो ठीक होगा। यही श्री मुकेश अंबानी हैं जिनके पास मैं गया था जब मेरा समस्या शुरू हुई जनवरी 19 में। कुछ हद तक उन्हीं के आदमियों ने उस दिन एक ही दिन में 40% जी का शेयर तोड़ा था। पकड़ नहीं सकते, पकड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि सैकड़ों हज़ारों कंपनियां उनके बेनामी हैं जिससे स्टॉक ऑपरेशंस होते हैं, कैसे पकड़ेंगे?
उसके साल भर में मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई आप जी खरीद लो, मुझे तो बेचना है क्योंकि मुझे कर्जा चुकाना है। उन्होंने एक हितैषी के रूप में दिखा के उनको बोल के कहा, उन्होंने सुभाष जी आप क्यों इतना ब्याज समेत बैंकों के पैसे चुका रहे हो, कोई नहीं चुकाता। ये सलाह उन्होंने दी और मैं वापस आ गया। उसके कुछ समय बाद उन्होंने जी को दूसरे गलत तरीके से हथियाना चाहा। इन्वेस्को नाम के एक हमारे इन्वेस्टर थे, उनके साथ मिलके हथियाना चाहा। ऑफर ऐसी दी जो कि मेरे परिवार के लिए अच्छी थी, लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए हमने मना किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सवाल सीधा है कि क्या एनसीएलटी के फैसले को गलत तरीके से पेश करके एक कारोबारी को बदनाम करने की कोशिश हुई, और क्या इसमें सियासी मोहरों का भी इस्तेमाल किया गया? एक कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने इस झूठ को उजागर वापस किया, मेरे साथ रहे हैं राज्यसभा में, आज भी हैं। एक शिवसेना की लेडी मेंबर पार्लियामेंट, वो भी मेरे साथ वहाँ पे राज्यसभा में रही। दोनों को मैं निजी रूप से जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि दोनों बहुत, कभी उन्होंने गलत विषय राज्यसभा में मैंने उनको उठाते हुए नहीं देखा। ये कल उठाया उन्होंने, क्योंकि आखिर तो उनको भी अपनी आपको राजनीति चलानी है, उनकी पार्टी को भी धन की आवश्यकता, और आपके पास धन बहुत है देने के लिए। तो प्लीज़ ये गेम मत खेलिए, कहीं ना कहीं वापस आपके ऊपर ही आएगा। डॉक्टर चंद्रा का आरोप है कि बिना फैक्ट चेक किए एक गलत नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया। एसएल ग्रुप से जुड़ी कंपनियों पर करीब 45,000 करोड़ रुपए के बकाये में से करीब 43,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। बाकी देनदारी भी जल्द ही चुका दी जाएगी, क्योंकि एसएल ग्रुप उधार लिए गए पाई का हिसाब करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली की मॉडल मुस्कान का कातिल इमरान 30 घंटे तक पुलिस को चकमा देता रहा, लोकेशन बदलता रहा। आखिरकार पुलिस ने इमरान को ट्रेस किया। इमरान खुद को पकड़ा जाता देख करके पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर चुका था। जवाबी फायरिंग में एक के बाद एक 3 गोलियां एक ही पैर में लगी। 30 घंटे में बहुत भागा मुस्कान का कातिल इमरान, लेकिन पुलिस की पहुंच से दूर नहीं जा सका। इमरान का दुस्साहस देखिए कि भागते हुए भी पुलिस पर फायरिंग कर दी। नतीजा हुआ कि अब लंगड़ा हो गया है। इसी नाले पर, ये हम आपको दिखाते हैं कि इसी नाले पर आरोपी को पकड़ा गया, जिसमें आरोपी ने पुलिस को देखते हुए 7 राउंड फायरिंग की, और उसके बाद बदले में पुलिस ने भी 4 राउंड फायरिंग की, और उसके बाद उसके पैर में गोली लगी। उसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, और पुलिस ने उसके पास से जो पिस्टल थी वो भी बरामद कर ली है। देश के दिल दिल्ली को मुस्कान के खून से लाल करने वाले इमरान का हिसाब किताब अब अदालत में होगा, लेकिन आरोपी खूनी इमरान के कत्ल और फरार होने की कहानी इतनी सनसनीखेज है कि आपको भी उसकी डिटेल जरूर जाननी चाहिए। दिल्ली पुलिस की 6 से ज्यादा टीमें इमरान की तलाश में दिल्ली एनसीआर से लेकर कई राज्यों में खाक छान रही थी। आरोपी इमरान लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने इमरान के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई और अलग अलग टीमों को तैनात किया। आखिरकार स्पेशल स्टाफ की टीम को उसके राजौरी गार्डन इलाके में पहुंचने की सूचना मिली। पुलिस ने वहां निगरानी बढ़ाई और पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया। इसी दौरान इमरान पुलिस के सामने आया और मुठभेड़ हो गई। आरोपी इमरान के पैर में 3 गोली लगी है। एटीएस की टीम इंस्पेक्टर मुकेश के नेतृत्व में यहाँ पे चेक कर रही थी, तो एक सस्पिशियस व्यक्ति दिखा। जब इन्होंने ठीक से देखा तो इनको ये इमरान है जब कंफर्म हुआ, तो उसको अप्रहेंड करने के लिए जब ये आगे बढ़े तो उसने फायर किया पुलिस पार्टी के ऊपर, और रिटेलिएटरी फायर में उसको 3 गोलियां लगी पैर में। इमरान ने मुस्कान को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इमरान ये समझ नहीं पाया कि कानून के हाथ आरोपी की गर्दन से बहुत लंबे होते हैं। तारीख 26 अगस्त 2026, दिल्ली का तिलक नगर इलाका।
वक्त था शाम के करीब 5:40। 15 टीमें गठित की गई थी और पूरी टीम घटना स्थल के बाद से, जब से घटना हुई उसी के बाद से उसकी धरपकड़ में जुटी हुई थी। आज देर शाम एटीएस और पश्चिमी जिला की टीम को गुप्त सूचना मिली और गुप्त सूचना के बाद पश्चिमी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम और एटीएस की टीम मौके पर पहुंची और जैसे ही आरोपी दिखाई दिया तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फायरिंग करने के बाद पुलिस ने भी फायरिंग की और उसके बाद उसके पैर में गोली लगी। मुस्कान का जिम ट्रेनर उसके फ्लैट में पहुंचा। मुस्कान वारदात के समय घर में एकदम अकेली थी। मुस्कान खतरा भांप पाती उसके पहले ही इमरान ने उस पर चाकू से एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार कर दिया। हत्या के बाद इमरान चुपचाप वहां से निकल गया, लेकिन इस कातिल की पहचान सीसीटीवी में कैद हो गई। इमरान कोई और नहीं था, मुस्कान का जिम ट्रेनर था। करीब 2 साल पहले दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन मुस्कान इमरान से पीछा छुड़ाना चाहती थी और इमरान मुस्कान को अपनी जागीर मान बैठा था। मुस्कान का इग्नोर करना इमरान को खल रहा था। इश्क हैवानियत की शक्ल अख्तियार कर चुका था। इमरान के सिर पर खून सवार था। उसने बहुत शातिर ढंग से मुस्कान को मारने का प्लान बनाया और उसमें कामयाब भी हो गया, लेकिन मर्डर के बाद कानून की पहुंच से दूर भागता उसके पहले दबोच लिया गया। दिल्ली से जी मीडिया के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में इस वक्त पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, लेकिन इस टेस्ट मैच के पहले दिन लंच के वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नींद उड़ा दी गई क्योंकि टेस्ट मैच के दौरान 18 मिनट का इंटरव्यू चलाया गया और इस इंटरव्यू के ऑन एयर होते ही मुनीर के पैरों तले की जमीन खिसक गई। 18 मिनट के इसी इंटरव्यू ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। जीएचक्यू में बैठे मुनीर की टांगें कांपने लगी और शहबाज तो डर के मारे पसीना पसीना हो गए, क्योंकि 18 मिनट के उस इंटरव्यू में इमरान खान के बेटों ने मुनीर शहबाज की हर उस साजिश को बेनकाब कर दिया जिसका सिर्फ एक मकसद था, इमरान खान की मौत। इमरान खान से जुड़ा यही सच पूरी दुनिया न जान सके, इसके लिए मुनीर के इशारे पर पीसीबी ने स्काई स्पोर्ट्स चैनल को धमकी दी ताकि किसी भी कीमत पर इमरान के बेटों का इंटरव्यू प्रसारित ना हो, लेकिन चैनल ने इसे ऑन एयर कर दिया। बस इसी बात से पाकिस्तान तिलमिला गया। बता दें कि इस वक्त लॉर्ड्स के मैदान में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट जारी है। इस टेस्ट मैच के पहले दिन लंच के दौरान इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान का इंटरव्यू हुआ, जिसे लॉर्ड्स के मैदान में ही रिकॉर्ड किया गया और ये इंटरव्यू इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथर्टन ने लिया। इस इंटरव्यू में कासिम और सुलेमान ने न सिर्फ जेल में बंद अपने पिता इमरान खान की सेहत पर चिंता जताई, बल्कि उनकी जान को खतरा भी बताया। बस यही बात मुनीर और पीसीबी को नागवार गुजरी, लिहाजा इंटरव्यू रोकने की तमाम कोशिशें की गईं। धमकियों के जरिए कई सारे हथकंडे अपनाए गए, लेकिन मुनीर अपने मंसूबों में कामयाब न हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। Brought to you by MDH मसाले।